RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक और कड़ी इतिहास में जोड़ते हुए आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था। दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको लग रहा होगा कि सर बहुत डीप जा रहे हैं या सर बहुत ज़्यादा वैदिक काल को आगे खींच रहे हैं। मित्रों, मैं वही चीज़ आपको दूंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन उठाए जाते हैं या एग्जामिनर उठाता है क्वेश्चनों को। आपको मेरे वीडियो देखने के बाद यह महसूस ना हो कि मैं किसी और चैनल पर जाऊं या किसी और किताब में जाऊं या कहीं कोचिंग में हम पढ़ने के लिए जाएं। मैं आपको बता दूं, मैं आरआरबी को ध्यान में रखते हुए, टीजीटी, पीजीटी को ध्यान में रखते हुए, नेट को ध्यान में रखते हुए और यूपी SSC को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं यदि बात करूँ, यदि आप इन चारों सिलेबसों को आप पढ़ लेते हैं, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य कोई पुलिस हो, आर्मी या अन्य कोई वैकेंसियाँ हों जहाँ जहाँ इतिहास पूछी जाती है, आपको कहीं और कुछ और खोजने की ज़रूरत नहीं, सब यहीं पर आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या हम पढ़ेंगे, सबसे पहले ये देखना है, मैंने पहले लिख लिया ताकि टाइम ना खराब हो। वर्ण व्यवस्था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवार, कि यहाँ पर परिवार कैसा रहता था, कैसा परिवार था, परिवार में कौन कौन लोग रहते थे, परिवार में कितनी पीढ़ी के लोग रहते थे, ये हम पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे वर्ण व्यवस्था, कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से वर्ण थे, और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर स्त्रियों की दशा, इस पर हम चर्चा करेंगे कि स्त्रियों की दशा वैदिक काल में कैसी है, स्त्रियों की दशा उत्तर वैदिक काल में कैसी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम खान पान पर चर्चा करेंगे कि ऋग वैदिक काल में खान पान कैसा है, उत्तर वैदिक काल में खान पान कैसा है। फिर यदि बात करूं, मैं आभूषणों पर चर्चा करूंगा, आभूषणों पर मैं चर्चा करूंगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए मित्रों, बात करता हूं कि उत्तर वैदिक काल में आभूषण कैसे थे, उत्तर वैदिक काल में आभूषण कैसे थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर वस्त्रों की भी हम चर्चा करेंगे साथ में ये भी बात करेंगे कि मनोरंजन के साधन कैसे थे, मनोरंजन के साधन कैसे थे, और उत्तर वैदिक काल में मनोरंजन के साधन कैसे थे, इन पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बात करूं मित्रों, मैं अभी सिर्फ ऋग वैदिक काल की बात करूंगा, इसके बाद साथ में धीरे धीरे करके उत्तर वैदिक काल पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों साथ में लेके चलेंगे, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके और आप अच्छे तरीके से समझ सकें। चलिए बात करता हूं सबसे पहले ऋग वैदिक काल में परिवार पर। परिवार कैसा है, मैं पहले आपको कई वीडियो में बता चुका हूं कि ऋग वैदिक समाज या पूर्व वैदिक समाज 1500 से 1000 BC तक रहता है, उत्तर वैदिक समाज 1000 से 600 BC तक रहता है। परिवार की हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिवार, यहाँ का जो परिवार है ये कैसा था। चलिए हम परिवार की बात करेंगे, किस पर बात करेंगे, परिवार की बात। देखिए यहाँ पर संयुक्त परिवार हमें देखने को मिलेगा, कैसा मिलेगा देखने के लिए, संयुक्त परिवार मिलेगा। चलिए यहाँ पर संयुक्त परिवार मिलेगा। संयुक्त परिवार अभी भी गाँवों में या कुछ शहरों में मिल जाता है, हमारे वहाँ भी संयुक्त परिवार है। चलिए संयुक्त परिवार की बात करता हूँ, तो संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता था, तो इसमें 4 पीढ़ी के लोग रहते थे, 4 पीढ़ी के लोग रहते थे संयुक्त परिवार में। कैसे रहते होंगे, तो 4 पीढ़ी में मातृपक्ष और पितृपक्ष, मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों पक्ष के लोग 4 पीढ़ियों से एक साथ रहते आए हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। फिर यदि हम बात करें और कैसा परिवार था, तो यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार था, पितृसत्तात्मक परिवार था, पितृसत्तात्मक परिवार था, मतलब कि पिता जो चाहेगा वो करेगा और इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। लेकिन सभ्यता यदि हम पढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता में जहाँ कहीं पर भी साक्ष्य देखेंगे वहाँ मात्र सत्तात्मक के साक्ष्य मिलेंगे। वैदिक काल में हमें
पितृ सत्तात्मक साक्ष्य हैं और ये उत्तर वैदिक काल में भी ऐसे रहता है, यहाँ कोई बदलाव नहीं होगा। मैं पितृ सत्तात्मक की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि कैसे कैसे यहाँ पर व्यवस्था रहे, कैसे कैसे नियम यहाँ पर रहे, कैसे कैसे नियम मजबूत रहे, लाचार रहे, इस पर मैं थोड़ा चर्चा करूँ। मैं उदाहरण के लिए बात करता हूँ। एक अजीगर्त नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था? अजीगर्त। एक अजीगर्त नाम का व्यक्ति था। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था सुनासेप। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था सुनासेप। इस व्यक्ति ने मतलब अजीगर्त ने अपने पुत्र को 100 गायों के बदले बेच दिया था। 100 गायों या गायों के बदले अपने आप को बेच दिया था, पुत्र को बेच दिया था। सोचिए, इस समय इसका कोई विरोध नहीं हुआ। इसका मतलब है कि पिता परिवार में सर्वोच्च था। चलिए, एक उदाहरण हो तो अपवाद मान लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जब बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे तो इससे एक जाहिर बात होती है कि इस समय पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। यदि मैं बात करूं तो एक जुआरी था, रेजासु। जुआरी एक था। क्या था? जुआरी। ये अपने पुत्र को जुआ में हार जाता है। पुत्र को जुआ में हार जाता है। इसका कोई विरोध नहीं होता। इससे साफ पता चलता है कि इस व्यक्ति ने जब पुत्र को जुआ में हारा होगा तो यहाँ पर कोई इसका विरोध नहीं हुआ होगा। इससे जाहिर पता चलता है कि पितृ सत्तात्मक समाज था। फिर यदि आगे हम चर्चा करें तो एक और उदाहरण है, बहुत प्रमाणित उदाहरण है। कौन सा है? ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण। ऋषि विश्वामित्र का उदाहरण है, जिन्होंने अपने 50 पुत्रों को घर से बाहर निकाल दिया था। जिन्होंने 50 पुत्रों को अपने घर से बाहर निकाल दिया था भटकने के लिए। फिर यदि हम चर्चा करें, ये तो अलग की बात हो गई। एक और यदि हम बात करते हैं, जैसे कि जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई तो और भी सभ्यताएं होंगी, जिसमें आप रामायण का एक उदाहरण ले लेते होंगे कि राजा जनक ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को घर से बाहर निकाल दिया, 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पितृ सत्तात्मक सत्ता थी। जनक तो सीता जी के पिताजी थे राजा दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को घर से बाहर निकाल दिया था, 14 वर्ष का वनवास दे दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पितृ सत्तात्मक है। आज भी यदि हम समाज में इधर उधर टटोलें तो बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे हमारे घर में आसपास मिल जाते हैं जहाँ पिता की ज़्यादा चलती है, माता की कम चलती है। तो हम देख सकते हैं कि ये समाज जो हमारा था वो पितृ सत्तात्मक समाज था। अब देखिए, जो परिवार है इसके प्रमुख या प्रधान को क्या कहा जाता है? जो परिवार है इसके प्रधान को क्या कहा जाएगा? तो कुलप कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कुलप। परिवार के प्रधान या मुखिया को कुलप कहा जाएगा, या गृहपति के नाम से हम जानेंगे, या गृहपति के नाम से भी जानेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप मेरे साथ नोट करते रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुत्र, अब देखिए यहाँ पर और प्रधानता देखिए, जो परिवार है इसमें एक पिता होगा और पिता में एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो पिता की संपत्ति में पुत्र का तो अधिकार है लेकिन पुत्री का अधिकार नहीं है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। लेकिन यदि पुत्री अविवाहित है तो ये अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है, अधिकार ले सकती थी। इसकी यहाँ पर छूट थी, आप ये नोट कर लेंगे। चलिए, आपने परिवार पढ़ लिया, अब हम वर्ण व्यवस्था पर आते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ण व्यवस्था देखते हैं कैसी है। जो हमारा ऋग्वेद समाज रहेगा, यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था रहेगी ये कर्म प्रधान रहेगी। यहाँ पर वर्ण के नाम पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं दर्शाया जाएगा। ये तो उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है जहाँ पर वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है। देखिए यहाँ का वर्ण शासन कैसा है। बात करें तो यहाँ पर वर्ण का अर्थ क्या है, ये ऋग वैदिक की बात हो रही है। यहाँ का वर्ण का अर्थ क्या है? यहाँ का जो वर्ण है ये दो अर्थों में आ रहा है। कौन?
वर्ण का अर्थ है रंग, ये आप भी जान लीजिए। वर्ण का अर्थ है रंग। तो यहाँ पर दो आ रहा है, एक गौर वर्ण, एक श्याम वर्ण। तो एक है आपका गौर वर्ण, दूसरा क्या है श्याम वर्ण। एक गौर वर्ण है, एक श्याम वर्ण है। जो श्याम वर्ण थे, श्याम मतलब काला, ये काले लोग थे, या फिर कह सकते हैं यहाँ के मूल निवासी थे। और गौर वर्ण है, ये गोरे लोग थे, कह सकते हैं ये आर्य थे। इस तरीके से यहाँ पर वर्ण का मतलब रंग से लगाया गया है। फिर वर्ण की बात करें, एक और यहाँ पर अर्थ निकाला गया है। वर्ण का मतलब है चयन। वर्ण का मतलब है चयन, यहाँ पर चयन करना या चुनना। मित्रों ये भी यहाँ पर बताया गया है, चूज करना। दूसरा दिन बात कर लें, ऋग्वेद में वर्ण की व्यवस्था की गई है। ऋग्वेद में वर्ण की व्यवस्था की, ऋग्वेद में 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। 10वां मंडल है, क्या है 10वां मंडल है, इसमें एक पुरुष सूक्त है। क्या है पुरुष सूक्त है, जिसमें वर्ण व्यवस्था की बात कही गई है। और ये वर्ण व्यवस्था जो भी है कैसी है, कर्म प्रधान है। यहाँ पर जन्म प्रधान या जन्म पर आधारित ये आपकी हो जाएगी उत्तर वैदिक काल में। तो यहाँ पर प्रारंभ में ऋग्वेद में वर्ण तीन पाए जाते हैं। कौन कौन पाया जाता है देख लीजिए। ब्रह्म पाया जाता है या ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय पाया जाता है, ठीक है, और वैश्य पाया जाता है। ये प्रारंभ में पाए जाते हैं। सबसे बाद में यहाँ पर एक और वर्ण जोड़ दिया गया। कौन सा जोड़ दिया गया, शूद्र। ये शूद्र जोड़ दिया गया। चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, आप मेरे साथ नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। ब्राह्मण या ब्रह्म या ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। एक वर्ण ये पाया गया जिसका जन्म कहाँ से हुआ है, तो ये ब्रह्मा मान लीजिए, या हम यहाँ ब्रह्मा ले लेते हैं। इस तरीके से ब्रह्मा ले लेते हैं। और यहाँ इसका हम ले लेते हैं सिर। कहते हैं सिर से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। काहे से, ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। तो एक वर्ण ब्राह्मण पाया गया। ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, जिसका ऋग्वेद में 15 बार उल्लेख आया है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख आया है, 15 बार उल्लेख आया है। मित्रों आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन साइड में दिख रहा होगा, ना दिख रहा तो आप मेरी आवाज़ से सुन लीजिए। तो जो आपका ब्रह्मा है या ब्राह्मण है, ये ब्रह्मा के सिर से इसका जन्म हुआ है। ऋग्वेद में 15 बार उल्लेख आया है। और यदि हम बात करें क्षत्रिय की, तो ये ब्रह्मा की बाहों से हुआ है, या बाहों से हुआ है, बाह से हुआ है। किसका, क्षत्रिय का जन्म, जिसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख आया है। ब्रह्मा की बाह से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, जिसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख आया है। उदर का मतलब पेट। ब्रह्मा के उदर से, कहाँ से, ब्रह्मा के उदर से वैश्य का जन्म हुआ है, जिसका ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख आया है। ब्रह्मा के पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। चलिए तो ऊपर लिखे दे रहा हूँ, शायद आपको ना दिख रहा हो, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। ब्रह्मा के उदर या पेट से किसका जन्म हुआ है, वैश्य का जन्म हुआ है, जिसका ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख आया है। ब्रह्मा के पैर चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, जिसका ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख आया है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, आप नोट कर लेंगे, पूछे जाते हैं। तो यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, कर्म प्रधान थी। फिर जन्म प्रधान हो जाएगी, छुआछूत का जन्म हो जाएगा और लोग दूर भागेंगे, इन पर अत्याचार होगा। अब शूद्रों पर, शूद्र सेवा करने के लिए उत्पन्न होंगे। ऐसा तरह तरीके से बातें मिलती हैं धर्म ग्रंथों में। इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब देखिए, साथ में वर्ण व्यवस्था हो गई, परिवार हो गया। अब क्या देखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखनी है, आप सबके लिए बहुत पूछा जाता है। क्या देखना है, स्त्रियों की दशा देखनी है। यहाँ पर स्त्री की दशा देखनी है। स्त्री की दशा देखनी, क्या स्त्रियों की दशा थी, आप जरा जान लीजिए। देखिए, स्त्रियों की दशा के बारे में यदि हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में थी। यहाँ पर
महिलाएं जो थीं वो श्रेष्ठ स्थिति में थीं, बहुत अच्छी स्थिति में थीं, इसलिए इनको जैदे स्तंभ क्या कहा गया? जैदे स्तंभ। जैदे स्तंभ से अर्थ निकाला गया, अर्थात स्त्री से ही घर बनता है या स्त्री ही घर है, ऐसी बात कही गई। जहाँ स्त्री नहीं वहाँ घर नहीं। वैसे भी सर्वत्र नार्यस्तु पूजते वाली बात यहाँ पर लागू होती थी कि नारी हर जगह पूजने योग्य है। चलिए फिर यदि हम बात करें और क्या इसमें रखा गया है और क्या इसमें बात मिलती है, तो सभा और समिति में, कहाँ? सभा और समिति में नारी भाग लेती थीं या महिलाएं भाग लेती थीं, ऐसी बात कही गई है। नारी सभा समिति में भाग लेती थीं, आप नोट कर लेंगे, मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आगे बात करूँ, महिलाएं युद्ध में भाग लेती थीं। महिलाएं युद्ध में भाग लेती थीं। महिलाएं युद्ध में भाग लेती थीं, एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे। और क्या इसके बारे में मिलता है? बाल विवाह, इस समय बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह नहीं था। विवाह करने की आयु 16 से 17 वर्ष तक इस समय सही मानी गई है। 5 नंबर की यदि हम बात करें, बाल विवाह के साथ ही आपको उत्तर वैदिक काल में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। यहाँ पर बाल विवाह भी नहीं हो रहा है। फिर विधवा विवाह कर सकती थी, पुनर्विवाह हो सकता था, विधवा विवाह कर सकती थी, एक ये पॉइंट है। और पुनः विवाह या पुनर्विवाह कह सकते हैं, पुनर्विवाह हो सकता था। चलिए आप इसके बारे में नोट कर लीजिए, ये पॉइंट पूछा जाता है। और साथ में क्या है? अंतरवर्णीय, अंतरजातीय विवाह, तब जातियां थी नहीं, इसलिए अंतरवर्णीय विवाह भी यहाँ पर होता था। अंतरवर्णीय विवाह होता था। अंतरवर्णीय विवाह मतलब क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये आपस में शादी कर सकते थे, ऐसी यहाँ पर व्यवस्था थी। चलिए, और स्वेच्छा से विवाह होता था यहाँ पर। और एक पॉइंट है, स्वेच्छा से विवाह होता था। स्वेच्छा से विवाह था, जिसको हम आजकल लव मैरिज के नाम से जानते हैं, ये विवाह तब भी होते थे। साथ में यदि हम बात करें तो जो अंतर्जातीय विवाह हैं, ये अंतर्जातीय तब अंतर्वर्णीय विवाह थे, तब ये हो सकते थे। विधवा विवाह हो सकते थे। पुनर्विवाह मतलब किसी का पति खत्म हो जाए, पति छोड़ दे, या पति, पहली बात तलाक के यहाँ साक्ष्य नहीं मिले हैं, सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तब भी यहाँ की जो महिलाएं थी वो दूसरा विवाह कर सकती थी यदि उनका पति किसी कारणवश उनको छोड़ दे। एक और पॉइंट यहाँ पर मिलता है, बहुत अच्छा है, सती प्रथा। सती प्रथा, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, पर्दा प्रथा हो गया। इसके साथ में अन्य यदि हम ना तलाक, बहुपत्नी, तलाक, बहुपत्नी प्रथा, ऐसे साक्ष्य यहाँ पर नहीं पाए गए। यहाँ का जो समाज था वो समझदार था, सती प्रथा के साक्ष्य नहीं पाए गए यहाँ पर, ये तो उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा। पर्दा प्रथा यहाँ पर नहीं था, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। तलाक जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं थी। बहुपत्नी प्रथा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आगे जब पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में महाजनपद वगैरह का जन्म होगा तो यहाँ पर जो विवाह होंगे ये राजनीतिक होना शुरू हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति के 50-50 शादियाँ होंगी, 50-50 महिलाएँ होंगी, ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। आगे बात करें, जो महिलाएँ शादी नहीं करती थीं, जो महिलाएं शादी नहीं करती थीं उनको अमाजू नाम दिया जाता था। क्या नाम दिया जाता था? अमाजू, मतलब जीवन भर अविवाहित रहने वाली, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। एक पॉइंट आप पे नोट कर लेंगे, पूछा जाता है। अगला यदि मैं चर्चा करूं तो नियोग प्रथा भी यहाँ पर प्रचलित थी। नियोग प्रथा, नियोग प्रथा जैसे श्रेयोगोसी कानून वर्तमान में था, तो नियोग प्रथा की बात करें, यदि किसी का पति एक्सपायर हो जाए या पति बच्चा पैदा करने में सक्षम ना हो, तो यहाँ की महिलाएं अपने देवर के साथ बच्चा प्लान कर सकती थीं, अपने देवर के साथ बच्चा उत्पन्न कर सकती थीं, या साथ में काम करने वाले के साथ, जो व्यक्ति साथ में काम कर रहा हो उसके साथ में वो बच्चा प्लान कर सकती थीं। ऐसी प्रथा यहाँ थी जिसको नियोग प्रथा के नाम से जाना गया, आप नोट कर लेंगे। यदि आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पर विधवा के संतान को दधि शब्द दिया गया। दधि शब्द एक रखा गया, दधि शब्द, इसमें विधवा,
विधवा के संतान को दधि शब्द दिया गया है नाम। विधवा के संतान को दधि शब्द नाम दिया गया है। यहाँ पर विदुषी महिलाएं भी थीं। देखिए कितनी विदुषी थी यहाँ पर महिलाएं, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। विदुषी महिलाओं की यदि हम बात कर लें, अपाला, घोषा, लोपा, उत्तर वैदिक काल दोनों जगह की महिलाएं पूछी जाती हैं मित्रों। तो अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, सिक्ता और निवारी, ये महिलाएं ऋग वैदिक काल में विदुषी महिलाएं थीं, जहाँ पर बहुत बढ़िया इन्होंने रचनाएं की हैं, सहयोग किया है और समाज में भी इनका नाम आया है। जिसमें से अपाला एक महिला थी। ये अपाला है, ये अविवाहित थी, अविवाहित महिला थी, बाकी शादीशुदा थी, ऐसा भी यहाँ पर प्रमाण मिलता है। बाकी बारे में नहीं मैं जानता, लेकिन अपाला अविवाहित थी, इतना आपको मैं बताने का बात करूँ। अगला यदि हम बात करें जो कन्या की विदाई पर जो उपहार दिया जाता था, कन्या की जो विदाई पर उपहार दिया जाता था, इसको वहतु के नाम से जानते हैं। आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे, वहतु के नाम से जाना जाता है। सतपथ ब्राह्मण में आप देखिए पॉइंट और नोट कर लेंगे। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। पत्नी को अर्धांगिनी अर्थात पुरुष का आधा अंग पत्नी है। सोचिए कितना महत्व था ऋग वैदिक काल में। इनकी स्थिति खराब होती है उत्तर वैदिक काल में। चलिए, तो ये स्त्रियों की स्थिति हमने पढ़ ली ऋग वैदिक समाज में। अब इसका हम खान पान देख लेते हैं, कैसा खान पान था। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 मिनट 10 मिनट में सब हो जाएगा। चलिए 10 मिनट लगेंगे नहीं। चलिए खान पान की बात करता हूँ। खान पान यहाँ पर दो प्रकार था। एक था आपका शाकाहारी और एक था आपका मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का यहाँ पर खान पान था। शाकाहारी में यदि हम बात करें, ये पूछे जाते हैं मित्रों, शाकाहारी में कौन कौन चीज़ खाई जाती है, इनके शब्द पूछे जाते हैं। एक था क्षीर पतौदन खाया जाता था। आप लोगों ने भी खाया होगा, बस नाम नहीं पता है। क्षीर पतौदन यहाँ पर खाया गया। कब खाया गया? दूध और जौ, इसमें मिलता था दूध, हाँ, दूध प्लस यौ का मतलब जौ को एक साथ मिला के पका के तब खाते थे। ये क्या उदाहरण है भैया? ये क्षीर पतौदन का उदाहरण है। तो कुछ और भी खाते थे, हाँ और भी खाते थे। क्या? करम खाते थे। करम एक उदाहरण है। क्या करम है? तो करम में क्या क्या मिलता था? तो करम में दही और जौ का सत्तू, ये मिला के खाते थे, जिसको करम के नाम से जाना जाता था। ये पीजीटी में लगातार पूछे गए हैं तीनों, इसलिए मैं लेके आया हूँ। अगला सोमरस का भी पान करते थे यहाँ पर। सोमरस वैसे यदि हम बात करें, सोमरस ये भी यहाँ पर पान करते थे। आप नोट कर लेंगे, ये मूजवंत पर्वत पर पाया जाता है, जो कि अफगानिस्तान है। यज्ञ या विशेष कर्मकांडों पर इसका प्रयोग किया जाता था। सोमरस आपका शाकाहारी में आता है, मांसाहारी में नहीं है। चलिए, अब मांसाहारी की यदि हम बात करें, तो मांसाहारी में क्या क्या खाते थे? सोमरस मूजवंत अफगानिस्तान के पर्वत पर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर, ये सारे जानवर यहाँ पर खाए जाते थे। लेकिन कहीं को भी बाघ और हाथी का ज्ञान नहीं है। ये उत्तर वैदिक काल में होगा। बाघ हाथी ज्ञान नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये तो खाए जाते थे। यहाँ पर कहीं कहीं पर उदाहरण लिखा है अघन्या या जिसको हम जघन्या, जिसका ऋग्वेद काल में, अर्थात इसको हम गाय बोलते हैं,
क्या बोलते हैं? गाय। अर्थात जिसका ऋग्वेद काल में या ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख आया है। 176 बार उल्लेख आया, कहाँ आया है? ऋग्वेद में। ऐसा कहा जाता है कि विशेष अवसरों पर जब कोई विशेष अतिथि आता था तब अगन्या या जगन्या या गाय को काट करके खिलाते थे और साथ में सोमरस का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसका प्रथा ज़्यादा नहीं, 1-2 बार इसका उल्लेख मिला है, बाकी इसका ही उल्लेख नहीं मिला है। तो आप खान पान समझ गए होंगे मित्रों। और आगे हम बात करें, तब यहाँ के लोगों को नमक का ज्ञान नहीं था, तब यहाँ के लोगों को रोटी का ज्ञान नहीं था, तो यहाँ के लोगों को तावा का ज्ञान नहीं था, यहाँ पर अभी सही मसालों का ज्ञान नहीं था। ये सारी चीज़ें हैं जिनको भी देखना है। और साथ में खाने के लिए मछली का ज्ञान नहीं था, तो मछली नहीं खाते थे, मसाला नहीं खाते थे, रोटी नहीं खाते थे, नमक नहीं खाते थे। रोटी बनाएंगे जिस पर तावा वैसे नहीं यहाँ पर पाए जाते थे, अभी इनका ज्ञान नहीं है। साथ में फसल बोने का भी सही ज्ञान नहीं है। चलिए मित्रों, अब आगे हम बात कर लेते हैं। आप किस पर चर्चा करेंगे? अब क्या बचा? अब बचा है आपका, देखिए अपने नोट्स में जो हमने पहले ही स्ट्रक्चर तैयार करवा दिया था, रहन सहन। क्या है? रहन सहन। रहन सहन देखेंगे। और क्या देखेंगे? तो पोशाक या आभूषण, पोशाक या आभूषण एक साथ देख लेते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए इसमें कुछ नाम याद करेंगे। एक है नीवी अधिवास। क्या है? नीवी अधिवास। एक है नीवी अधिवास। नीवी अधिवास को क्या है ये? नीवी अधिवास किसे कहा जाता था? ये पॉइंट कई बार पूछा गया है, नीवी अधिवास किसे कहते हैं। और रुपट्टा तो ये टीटी में भी पूछा गया था। चलिए अभी उस पर चर्चा करूँगा। तो ये कमर के नीचे पहना जाता है। कहाँ? कमर के नीचे पहना जाता है। ये वस्त्र है, कमर के नीचे। वस्त्रों की बात हो रही है, पोशाक की बात हो रही है। कमर के नीचे पहना जाता था। कमर के नीचे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे। फिर यदि आगे हम चर्चा करें तो वासस। वासस ये कौन सा कपड़ा था भाई? वासस भी पहना जाता था। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, हंसने कौन सी बात है, आप कंपटीशन वाले हैं। चलिए वासस की बात करता हूँ। तो कमर के ऊपर पहना जाता था ये, कमर के ऊपर। चलिए मित्रों, कमर के ऊपर। फिर आगे हम चर्चा करें तो अधोवास। अधोवास। अधोवास का मतलब ये कपड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर, अर्थात जिसको हम दुपट्टा या रुपट्टा के नाम से भी जानते हैं या गमछा के नाम से जानते हैं, तो ये पहने जाते थे। दुपट्टा, दुपट्टा या दुपट्टा कुछ होता है, डा, अब देख लीजिए भैया कुछ होता है। ठीक, दुपट्टा या दुपट्टा आदिवास को कहा जाता था। आगे बात करें तो उसनी। उसनी यह सिर के ऊपर पहना जाता था, अर्थात पगड़ी, अर्थात पगड़ी। तो इतने आपके वस्त्र थे। और इसके बाद यदि हम आभूषण की बात कर लें, आभूषण, तो वस्त्र क्लियर हो गए या पोशाक के क्लियर हो गई? नीवी अधिवास, वासस, अधिवास, उष्णी। तो यदि हम आभूषण की बात करें तो एक गले का हार, गले का हार पहना जाता था। गले के हार को क्या बोलते थे? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बस यही पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, जिसको रुक्म बोलते थे। क्या? रुक्म। हाँ, रुक्म नाम देते थे, गले के हार को रुक्म कहा गया है। निस्क एक और था, निस्क। निस्क मतलब सोने के ढेर को बोलते थे, सोने के ढेर को निस्क बोला जाता था, या फिर स्वर्ण का ढेर, आप इस पर नोट कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक और रह गया, मनोरंजन के साधन क्या क्या थे इनके। बस इतने बढ़ाऊंगा मैं, 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं प्राप्त होगा। चलिए निस्क की बात करूं, निस्क हो गया। अब मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे आप ही नोट कर लीजिए भैया। मनोरंजन के साधन देखिए, इनको घोड़ दौड़ बहुत पसंद थी। क्या? घोड़ दौड़ बहुत पसंद थी। जुआ खेलना बहुत पसंद था, जुआ खेलना इनको बहुत पसंद था। घोड़दौड़ बहुत पसंद थी, जुआ खेलना बहुत पसंद था। और क्या पसंद था?
तो नृत्य गायन इनको पसंद थे, नृत्य गायन पसंद थे। और क्या पसंद था? तो नाटक या संवाद इनको बहुत पसंद थे। विशेष त्योहारों पर ये सब किया जाता होगा, महत्वपूर्ण त्योहारों पर इकट्ठा होकर के ये सब किया जाता था। अब मैं एक बात अच्छा पूछ रहा हूँ, कुछ बैठे हमारे लोग, बताइए कैसे हुआ। देखिए ये आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो मैं इन्हें चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऋग्वैदिक का चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये वेद बाद में रचे गए, ये पहले रचे गए। यहाँ पर इस पर स्पष्टीकरण करना है, ये पूछ लिया जाता है कथन निष्कर्ष में, आप IAS PCS देते होंगे उसमें। मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको संगीत का जनक बोला गया है। सारे गामा, सा रे गा मा पा दा नी, ये सारे संगीत 1 2 3 4 5 6 सातों संगीत का जनक सामवेद है। और ऋग्वेद में गायन पाया गया है, तो ये कैसे गाते होंगे? कथन सही है या गलत है? चर्चा करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा? आप कुछ इसे सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं? आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।